हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हूं मैं आपके साथ प्रभाकर। तो आज हम डिस्कस करेंगे 27 जुलाई 2021 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स आपके हर एग्जाम के लिए उपयोगी है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दें भारत का, उसके लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ही जरूरी है। इस लेक्चर के अंत में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, उनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो दोस्तों, रोज की तरह आज हम डिस्कस करेंगे आज का मोटिवेशन। तो मोटिवेशन किसकी तरफ से, ध्यान से सुनिएगा। ये इंडियन आर्मी के एक जवान की तरफ से है। वो क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे आप कि वो जवान क्या कहता है। मेरे शरीर से आती है वतन की मिट्टी की खुशबू, दुश्मन को चटाता हूँ धूल, आसमान को भी भर लूं मुट्ठी में, मैं रेगिस्तान में खिला दूं फूल। दोस्तों, एक इंडियन आर्मी का जवान कहता है कि मेरे शरीर से पसीने की खुशबू नहीं आती है, मेरे वतन की मिट्टी की खुशबू आती है, क्योंकि वो हमेशा मिट्टी की रक्षा की खातिर, वतन की मिट्टी की रक्षा की खातिर ही बॉर्डर पर खड़ा हुआ है और हम सबकी रक्षा कर रहा है। दोस्तों, इसके अलावा कहता है इंडियन आर्मी का जवान कि दुश्मन को चटाता हूं धूल। दुश्मन कोई भी हो, उसको धूल चटाने का काम केवल एक भारतीय सैनिक का है। दोस्तों, उसके बाद इंडियन आर्मी के जवान ने एक हिमाकत की है और हिमाकत करने की वो कोशिश कर रहा है कि आसमान को भी भर लूं मैं मुट्ठी में। वो इतनी हिमाकत करता है कि आसमान भी अगर आ जाए मेरे सामने तो उसको भी मैं मुट्ठी में भरने की हिमाकत कर सकता हूं। इसके अलावा वो कहता है कि मैं रेगिस्तान में भी खिला दूं फूल। उसके अलावा दोस्तों, ये उसने गुस्ताखी करने की बात कही है कि अगर मुझसे कहा जाए, अगर मेरी हिम्मत को देखा जाए तो मैं रेगिस्तान में भी फूल खिला सकता हूँ। दोस्तों, ये जो लाइनें हैं ये थी 26 जुलाई को मनाए जाने वाले विजय दिवस की। दोस्तों, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया, तो उन्हीं वीर जवानों के लिए ये लाइनें थी। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर का टारगेट हम डिस्कस करते हैं। क्या है हमारा टारगेट? 150 लाइक का है। दोस्तों, आप लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। दोस्तों, स्टडी कर को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। आप फॉलो कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन्हीं लाइनों के साथ आज का पहला करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, पहला करंट अफेयर्स है, कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर होगा इसका 26 जुलाई को। दोस्तों, ये क्यों मनाया जाता है इसको हम समझेंगे। कारगिल क्या है तो ध्यान से सुनेंगे। कारगिल भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के एक क्षेत्र है, एक हिमालय की एक चोटी है जिसका नाम कारगिल है। तो वहां पर पाकिस्तान के सैनिकों ने कब्जा कर रखा था। तो उस कब्जे को हटाने के लिए हमारे वीर जवान गए थे वहां पर, और वहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जो शहीद हुए हैं जवान, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ही हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। दोस्तों, इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच साल 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। अब आपको ध्यान रखना है कि कारगिल का युद्ध किस वर्ष हुआ था? साल 1999 में। लगभग यह 60 दिनों तक चला युद्ध, और 26 जुलाई को इस युद्ध का अंत हो गया और भारत ने विजय प्राप्त कर ली। तो इसलिए हम 26 जुलाई को ही कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। दोस्तों, इस युद्ध के दौरान जो भारतीय सेना का ऑपरेशन था उसका क्या नाम था? ऑपरेशन विजय। इस युद्ध में कितने सैनिक शहीद हुए थे? तो लगभग 550 सैनिक शहीद हो गए थे और 1400 सैनिक घायल हो गए थे भारत के। दोस्तों, बात आई है कि ये कारगिल की जो चोटी है ये लद्दाख में है, तो अब हमें लद्दाख को भी डिस्कस करना है। थोड़ा सा देखिएगा लद्दाख के बारे में। लद्दाख नाम का अर्थ क्या होता है? उच्च दर्रों की भूमि। दोस्तों, अगस्त 2019 में भारत की संसद में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा 30 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। दोस्तों, इसके पहले यानी 31 अक्टूबर 2019 के पहले यह जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद यह अलग यानी स्वतंत्र एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम K2 के नाम से जानते हैं, तो ये लद्दाख में ही है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। इसके बाद गासर ब्रूम नाम की एक चोटी है जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 8068 मीटर। यह लद्दाख में स्थित दो सबसे ऊंची चोटियां हैं। बात करते हैं दोस्तों लद्दाख के लोग कौन सा नृत्य पसंद करते हैं? तो मुखौटा नृत्य लद्दाख के लोगों के सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा लद्दाख के लोगों को कौन सा खेल प्रिय है? तो आइस हॉकी प्रिय है, यानी लद्दाख में सबसे लोकप्रिय खेल आइस हॉकी है। हेमेस नेशनल पार्क और काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? लद्दाख में है। और लद्दाख में वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। ये आपको ये पॉइंट नोट डाउन करने हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया है? दोस्तों, वो कौन सा मंदिर है तेलंगाना का जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है? तो वो मंदिर है रामप्पा मंदिर। दोस्तों, अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। ये मंदिर रामप्पा मंदिर किस राज्य में है? तो ध्यान से सुनिएगा, ये तेलंगाना राज्य में है।
और तेलंगाना राज्य के वारंगल के पालमपेट में स्थित है। इसका निर्माण हुआ था दोस्तों 13वीं शताब्दी में। किस वंश से ये रिलेटेड है? तो काकतीय वंश के राजाओं ने इसको बनवाया था। यह भगवान शिव को समर्पित है, यानी जो रामप्पा मंदिर है यह भगवान शिव को समर्पित है। सरकार ने 2019 के लिए यूनेस्को को इसे विश्व धरोहर स्थल के तौर पर मान्यता देने का प्रस्ताव रखा था। दोस्तों, जब भी किसी स्थल को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया जाता है यूनेस्को के द्वारा, तो सरकार के द्वारा, उस देश की सरकार के द्वारा पहले कुछ स्थानों के नाम मंगाए जाते हैं कि आप किन किन को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल करवाना चाहते हैं। फिर उनके बाद चुनाव होता है, और इस बार यानी 2021 में जो चुनाव हुआ भारत के किस क्षेत्र का हुआ है? रामप्पा मंदिर का। इस मंदिर का नाम काकतीय वंश के शिल्पकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, काकतीय वंश के एक राजा थे, उन्होंने अपने शिल्पकार रामप्पा को इस मंदिर को बनाने के लिए कहा, और बाद में जब ये मंदिर बन गया तो उन्होंने रामप्पा के नाम पर ही इस मंदिर का नाम रख दिया। दोस्तों, हमारे देश के केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? तो ध्यान से सुनिएगा, जी किशन रेड्डी हमारे देश के केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं। और ये जो यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल की जो सूची तैयार की जाती है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है भारत में? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा के अंतर्गत। तो दोस्तों, वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। तो उन्होंने ही यह जानकारी दी थी सबसे पहले। दोस्तों, बात आई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना की राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, इनका नाम के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 को, और यह भारत का 29वां राज्य बना था 2014 में। दोस्तों, वर्तमान में कितने राज्य हैं भारत में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसकी सीमा 5 राज्यों से, यानी तेलंगाना की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? ध्यान से सुनिएगा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, और इसके अलावा कर्नाटक। दोस्तों, तेलंगाना की कुछ नदियां हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सी नदियां हैं तेलंगाना में? कृष्णा नदी बहती है, गोदावरी नदी बहती है, भीमा नदी बहती है, और मानेर नदी भी बहती है। कुछ झीलें हैं तेलंगाना की, फेमस झीलें हैं। हुसैन सागर झील। दोस्तों, ये हुसैन सागर झील अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें आप स्टार कर लीजिएगा कि हुसैन सागर झील तेलंगाना में है और तेलंगाना के हैदराबाद में है। दोस्तों, ओस्मान सागर ये भी हैदराबाद में है, और पखल झील ये वारंगल में है। दोस्तों, ये वारंगल वही है जहां रामप्पा मंदिर है। दोस्तों, यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। दोस्तों, अक्सर आपके एग्जाम में यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। दोस्तों, इसके मुखिया कौन है? तो आंद्रे अजोले जो हैं ये वर्तमान में यूनेस्को के मुखिया हैं। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा? तो आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के हैं कौन? बीएस येदियुरप्पा, और उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, हम बीएस येदियुरप्पा के बारे में जानते हैं, तो ये कर्नाटक के 19वें मुख्यमंत्री थे, और इनकी पार्टी कौन है? बीजेपी। दोस्तों, वे किसी भी दक्षिण भारतीय राज्य में भारत के पहले मुख्यमंत्री थे, मतलब भाजपा के पहले मुख्यमंत्री थे। 26 जुलाई 2019 को उन्हें फिर से शपथ ग्रहण करनी पड़ी, जब वहां पर सरकार गिर गई कुमारस्वामी की। तो उसके बाद येदियुरप्पा ने फिर से सरकार बनाई, और फिर से 26 जुलाई 2019 को वो मुख्यमंत्री बने, कहाँ के? कर्नाटक के। दोस्तों, येदियुरप्पा की बात करें तो येदियुरप्पा हिंदू धर्म के लिंगायत समुदाय से आते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि बीएस येदियुरप्पा ने अपना इस्तीफा किसको सौंपा होगा? तो उन्होंने अपना इस्तीफा वहाँ के राज्यपाल कौन है? दोस्तों, वहाँ के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, तो उनको उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। दोस्तों, कर्नाटक की बात कर लेते हैं, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और अब मुख्यमंत्री यहाँ पर बदल जाएंगे, तो यहाँ पर अब दोस्तों नए मुख्यमंत्री आएंगे। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभय श्रीनिवास ओका। कर्नाटक में लोकसभा सीटों की बात करें दोस्तों तो 28 हैं, राज्यसभा सीटें 12 हैं, विधानसभा सीटें 224 हैं। कर्नाटक के 6 पड़ोसी राज्य हैं, उनमें से महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। भारत की स्पेस एजेंसी जिसे हम इसरो कहते हैं, तो उसका भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। दोस्तों, अगला करंट अफेयर्स देखने से पहले हम देखते हैं कर्नाटक के बारे में और भी जानकारी, तो ध्यान से सुनिएगा। कर्नाटक के कुछ हवाई अड्डे हैं, जैसे केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये बेंगलुरु में है। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये मैंगलोर में है।
कर्नाटक के कुछ प्रमुख बांध हैं, तो उनको जरूर आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो कृष्णा राजा सागर बांध जो कि कावेरी नदी पर है, तुंगभद्रा बांध जो कि तुंगभद्रा नदी पर है, शोपा बांध ये काली नदी पर है दोस्तों। इसके बाद अलमाटी बांध जो कि कृष्णा नदी पर है, और हेमावती बांध ये कावेरी नदी पर है। दोस्तों कर्नाटक के कुछ नेशनल पार्क हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, ये नेशनल पार्क कहाँ है। जैसे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है, बानेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है, अंसी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये कर्नाटक में है, और फिर है कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में है, और नागरहोल जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कहा जाता है ये भी कर्नाटक में ही है। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ध्यान से सुनिएगा। किस राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों वह कौन सा राज्य है जिसने आपदा प्रबंधन के सब्जेक्ट को मेन विषय यानी मुख्य विषय बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कॉलेजों में प्रथम वर्ष यानी फर्स्ट ईयर के दौरान आपदा प्रबंधन पर एक पाठ्यक्रम को अनिवार्य विषय के रूप में जोड़ा गया है। दोस्तों इसकी घोषणा किसने की है? तो राज्य के यानी उड़ीसा के शिक्षा मंत्री अरुण साहू ने। उड़ीसा सरकार ने 29 मई को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने का फैसला लिया था। उसके बाद ही कॉलेजों में भी आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। उड़ीसा की बात आई है तो दोस्तों उड़ीसा की जानकारी जानना तो बहुत ही जरूरी है। तो जानते हैं उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं, और नवीन पटनायक की पार्टी का नाम क्या है दोस्तों? बैजू जनता दल। दोस्तों राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल हैं। विधानसभा सीटें 147 हैं, और राज्यसभा सीटें 10 हैं। लोकसभा सीटें दोस्तों 20 हैं। उड़ीसा के पड़ोसी राज्य कौन है? छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, यानी उड़ीसा राज्य का अगर हम मैप देखेंगे तो उसके पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। प्राचीन समय में उड़ीसा को कलिंग नाम से जाना जाता था, जहां 261 ईसा पूर्व दोस्तों मौर्य सम्राट अशोक ने आक्रमण किया था। इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। बात करते हैं दोस्तों आधुनिक उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। अगर क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में कि आधुनिक उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। इसलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों उड़ीसा का एक और नाम है उत्कल। उड़ीसा के संबलपुर के पास स्थित हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। अगला करंट अफेयर्स देखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले सभी एग्जाम में पूछा जाएगा। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ है? तो दोस्तों उस देश का नाम है स्वीडन। तो स्वीडन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया सदस्य बना है। तो यहाँ पर बात आई है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की, जिसे हम ISA के नाम से जानते हैं। तो इसका मुख्यालय दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा में है। इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। दोस्तों ISA की स्थापना पेरिस फ्रांस में हुई थी, और इसका मुख्यालय ध्यान से सुनिएगा गुरुग्राम में है। ISA के महानिदेशक कौन है? अजय माथुर। और बात आई है दोस्तों यहाँ पर स्वीडन की, तो स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। क्रोना, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कोरोना नहीं क्रोना, स्वीडन की आधिकारिक मुद्रा है, यानी वहाँ की मुद्रा करेंसी क्या है? क्रोना है। दोस्तों स्वीडन के वर्तमान प्रधानमंत्री स्टीफन लफवेन है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी ISA से, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड और स्वीडन से रिलेटेड। दोस्तों अब हम बात करेंगे आज के GK डोज की। तो ध्यान से सुनिएगा, इन प्रश्नों को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, और न्यूयॉर्क दोस्तों USA में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगबेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश संयुक्त राष्ट्र में शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 15 सदस्य हो सकते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य स्थायी सदस्य होते हैं? तो 5 सदस्य स्थायी होते हैं, बाकी 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। दोस्तों भारत की बात करें तो भारत एक अस्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हैग हॉलैंड में। दोस्तों द हैग कहाँ है? हॉलैंड में है, तो वहीं पर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान में महासचिव हैं दोस्तों, इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है, ये आप बताएंगे। और अगर जानना चाहते हैं तो एंटोनियो गुटरेज हैं, जो अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के लिए कितने सदस्य, अस्थायी जो सदस्य होते हैं वो कितने साल के लिए चुने जाते हैं? तो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। दोस्तों ये पूरा जो GK डोज था ये संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड था। तो बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा बना था? तो साउथ सूडान बना था। दोस्तों
आज के जो रिवीजन क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। इन प्रश्नों के जवाब ही आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध के समय कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा? लद्दाख में सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? रामप्पा मंदिर किसको समर्पित है? इसके बाद है दोस्तों अगला क्वेश्चन, तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा हिंदू धर्म के किस समुदाय से संबंधित हैं? और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो इन प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों। जरूर दीजिएगा इनके जवाब, जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। दोस्तों इस लेक्चर को हम एंड करने से पहले आपको बता दें कि आप अनअकैडमी पर राजा गुप्ता को जरूर फॉलो कर लें, और अगर आप राजा गुप्ता को फॉलो करते हैं, वहां से कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा, और वो रेफरल कोड हो जाएगा राजा नंबर 1। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर 1 लाख से अधिक बच्चे जुड़े हुए हैं, जो डेली क्विज देते हैं और इसके अलावा टेस्ट भी देते हैं, और टेलीग्राम पर हमारे कुछ PDF भी आपको प्राप्त होते हैं। दोस्तों आप हमें खबरी पर भी फॉलो कर सकते हैं। खबरी पर फॉलो करने का यह फायदा होगा कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलेंगे। दोस्तों इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, और इस चैनल को फॉलो करें, आप सपोर्ट करें स्टडी कर को, और लाइक जरूर कर दें इस लेक्चर को। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।